नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान विद्युत विभाग में टेक्नीशियन का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उसमें 2 पॉइंट बड़े अभी भी है। एक है इन सर्विस वाले बच्चों का, क्या वो किसी का खेल बिगाड़ेंगे? क्या रहेगा कि अगर इन सर्विस वाले कैंडिडेट्स पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है, तो वो सीटें किनको मिलेगी? इन सर्विस वाले अवेलेबल रहते हैं, उनके क्या-क्या टर्म कंडीशंस रहेगी, रूल क्या-क्या है? इन सर्विस वाले कैसे होंगे? इन सर्विस की अभी तक मेरे पास अलग-अलग 3-4 सिचुएशन है, तो उन सब पर मैं चर्चा करूँगा। अगर आपने इन सर्विस अप्लाई किया तो ज़रूर देखना, इन सर्विस में आपने अप्लाई नहीं किया तो ज़रूर देखना, आपके लिए फ़ायदा है कि सीटें किसको अलॉट होगी। इसी तरह से स्पोर्ट्स पर्सन आप लोगों ने ऑन कर दिया, यस कर दिया, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन का, उसका क्या टर्म कंडीशन रहेगा। इसी तरह से फिजिकली हैंडीकैप्ड वाला भी है नियम, तो उन्हीं सब पर चर्चा होगी। आइए विस्तार से जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को लाइक करेंगे। भाई, इस भर्ती में आपकी हर समस्या का समाधान करने का प्रयास किया है, हर छोटे से छोटा अपडेट आप तक पहुंचाया है, बदले में एक लाइक ही तो मांग रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है वीडियो, ताकि बार बार ये हमें कॉल करके ना करें। देखो, आप समझते हैं, अम, जितना अपडेट होता है उस पे दे रहे होते हैं, फिर भी वीडियोस देखने के मतलब अलावा कॉल भी कि एक बार फ़ोन पे और बता दो। भाई, बोलने वाला बंदा वही है जो आपके सामने बोल रहे हैं, तो प्लीज़ पूरा सुन लिया करो और इन्हीं चीज़ों को फ़ॉलो किया करो। इस पे देखो, सबसे पहले मैं इन सर्विस वाले पर आता हूँ। तो आपको 2 बड़ी बातें बताता हूँ मैं आपको। एक बार वैसे ही बता देता हूँ, फिर आपको दोनों वो प्रूफ़ है वो भी दिखाऊँगा। अभी दरअसल क्या हो रहा है कि अपने आरक्षण के जो नियम है ना, इनमें आपको पता है समय-समय पर बदलाव होते रहते हैं। फिलहाल के लिए जितने भी रिज़र्वेशन होते हैं अपने, चाहे वो फिज़िकली हैंडिकैप्ड का हो, चाहे वो इन सर्विस का हो और चाहे वो अपना आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन का हो, एक्स सर्विसमैन का हो, ये बड़े रिज़र्वेशन है। फिलहाल के लिए ये है कि ये सब के सब, ये 3-4 कैटेगरी जितनी भी है, मतलब अपने दरअसल आरक्षण 2 तरह का है, मैं पहले बता चुका हूँ। एक वर्टिकल आरक्षण होता है। वर्टिकल ऐसे है जैसे इसमें ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो ये तो है वर्टिकल आरक्षण। और एक है पर्सन विद फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी फिजिकली हैंडिकैप्ड, एक्स सर्विसमैन और इन सर्विस और आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन, ये सारे के सारे कहलाते हैं क्षैतिज आरक्षण और इनको बोलते हैं वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर आरक्षण। ठीक है? इनमें तो क्या होता है कि उसी कैटेगरी का बंदा आता है और उनकी ही वो सीट होती है, दूसरी कैटेगरी का बंदा नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट इनको नहीं मिलते हैं तो सीट खाली रह जाएगी, लेकिन इसमें कोई दूसरी कैटेगरी का बंदा नहीं आएगा। ये होता है ऊर्ध्वाधर आरक्षण। लेकिन क्षैतिज में ये होता है कि अगर इन कैटेगरीज के कैंडिडेट मिलते हैं तब तो ठीक, अदरवाइज ये सारे के सारे उसी रूल से भरे जाएंगे कि अनरिजर्व नहीं है तो फिर कैटेगरी के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बात बताता हूँ। मान लीजिए एक्स सर्विसमैन की 100 सीटें हैं, ठीक है? इन 100 में 10 एक्स सर्विसमैन आते हैं, तो पहली चीज तो ये है कि 90 सीट खाली रह गई। लेकिन दूसरी चीज, 10 सीटों का क्या है? तो ये जो 10 एक्स सर्विसमैन मिले हैं, ये एक्स सर्विसमैन जिस कैटेगरी के हैं, उसी कैटेगरी की सीट भरी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, ये 10 में से 5 ओबीसी के हैं, तो ओबीसी की यहाँ पे जो 5 सीटें थी वो अपने आप कम हो गई। इसी भर्ती में ओबीसी की 100 सीटें थी, तो अब ओबीसी के लिए 95 ही बची है, 5 एक्स सर्विसमैन आ चुके हैं। इसी तरह से 2 अगर एससी के हैं तो वो एससी की सीट में आ जाएंगे। इसी तरह से मान लीजिए कि कोई भी एक्स सर्विसमैन नहीं आता है, तो ये सीटें सेफ रहती, ठीक है? और ओबीसी की जितनी थी वो उसमें से भरी जाएगी। कहने का मतलब, अब ये जो 100 सीटें हैं, इनमें कोई भी बैकलॉग नहीं बचेगी। एक समय था जब ये भी वर्टिकल आरक्षण में ही होती थी, तो इनमें कैंडिडेट मिलता है तो ठीक, नहीं तो ये अगली भर्ती में जुड़ करके आती थी। अब ये सीटें खाली नहीं रहती है, ध्यान रखना, ठीक है? इनकी आप कैलकुलेशन करके देख लो, ये अपनी टोटल उसी सीटों की संख्या में कैलकुलेटेड ही रहती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर डिपार्टमेंट को इन सर्विस वाले कैंडिडेट नहीं मिलेंगे, तो वो सीटें आपको मिलेगी। आपको मतलब
नॉर्मल बच्चों से भरी जाएगी, ओपन कंपटीशन वाले बच्चों से। सीटें खाली नहीं रहेगी, ये अच्छी बात है। अब इसमें कुछ बच्चों ने जैसे मैसेज भी किया था, कि यार जब इन सर्विस ऑलरेडी तुम लगे हुए हो, तो फिर क्यों तुम हमारे लिए सीट खराब कर रहे हो? बात उनकी सही है। जैसे मान लेते हैं कि इन सर्विस में 40 सीट है। अब इन 40 पे मान लीजिए कि 10 बच्चे आ जाते हैं दावा करने के लिए, तो 10 तो इन्होंने भर दी, अब 30 ही बची ना पीछे। ये 30 ओपन बच्चों के लिए बची है। अगर ये 10 जो लगे हुए हैं, फिर से नहीं आना चाहें, तो ये 40 की 40 ओपन बच्चों के लिए रहेगी। इसी तरह से फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन ये नहीं मिलेंगे, तो ये सीटें आपको मिलेगी। यानी सबसे बड़ी चीज़ जो हमने टाइटल डाला कि इन सर्विस का झमेला किसका बिगाड़ेगा खेला, तो ये भाई साहब जिन्होंने गलती से इन सर्विस टिक किया है ना, उनका ही खेला बिगाड़ेगा। साधारण बच्चों ने जो ओपन मार्केट से आए हैं, उनका खेला नहीं बिगाड़ेगा, उनके लिए तो सपोर्ट ही करेगा। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको कुछ कैलकुलेशन, फिर चर्चा करेंगे। जैसे देखो, ये है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन उत्पादन निगम का। किसका है? राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम का। यहाँ पे आप देखो, ग्रुप फर्स्ट में फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए बैकलॉग में कोई सीट नहीं है। यानी पिछली भर्ती में जो फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए रिजर्व थी, अगर वो फिजिकली हैंडीकैप्ड मिल गया तो ठीक, और वो जिस कैटेगरी का मिलता है उसी की सीट भरी जाती है। मान लीजिए कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड एससी कैटेगरी का बच्चा आएगा, तो वो एससी की सीट पे ही जाएगा, उसके लिए अलग से कोटा नहीं था। तो ये देखो सबके लिए 0 0 0 है। अब की बार कितनी है? ग्रुप फर्स्ट में 5 सीटें हैं। तो अगर 5, ये एचएच वाले हैं, एचएच मतलब है हायरिंग हेड, जिनको सुनाई कम देता है। अब अगर कोई हाथ से था तो उसको नहीं था इस बार। अब अगर ये 5 नहीं मिले ना, तो ये पांचों की पांचों आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से एक्स सर्विसमैन के लिए देखो, जनरल की 1 सीट है, नहीं मिला तो ये अनरिजर्व में ओपन कैटेगरी के बच्चों से भरी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से देखो, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है नहीं, इन सर्विस के लिए 2 सीटें हैं। तो अगर उत्पादन निगम का इन सर्विस का कोई आएगा तो ठीक है, नहीं इन दोनों पे भी आपको मिल जाएगी। ठीक है ना? ये कोई अलग से नहीं है। अब आप ये देखो, ग्रुप फर्स्ट में 60 सीट है, तो वो जो 60 सीट अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी उनके लिए बांटी हुई है ना, उन पे वहाँ योग 60 सीट हो गया। ये अलग से थोड़ी है, नहीं तो फिर देखो 5, 1 6 और 2 8, 8 और जोड़ो, फिर इसका मतलब ग्रुप फर्स्ट में 8 से 68 सीट थोड़ी है, 60 ही है। ये सारी उसी में कैलकुलेटेड होती है। इसी तरह से ग्रुप सेकंड में देखो, बैकलॉग में कोई सीट नहीं है, तो पहली बात अब बैकलॉग में नहीं रहेगी। लेकिन देखो गुरुजी, वितरण में तो बैकलॉग दिखा रखी है। तो वितरण में ये जो बैकलॉग दिखा रखी है, जैसे जयपुर वितरण निगम लिमिटेड में फिजिकली हैंडीकैप्ड की 23 बैकलॉग है। ये बैकलॉग पुराने समय से चली आ रही है, जब ऊर्ध्वाधर आरक्षण हुआ करता था, कि अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड आएगा तो उसको देंगे, नहीं आएगा तो सीट खाली रह जाएगी। ये जब नियम हुआ करते थे तब से खाली है। इस बार कितनी है? 24 सीटें हैं। तो ये 23 तो खाली रहेगी रहेगी, देखो ये तो पुराने नियमों से चलती आ रही है। लेकिन ये जो 24 है ना, इस बार वाली रेगुलर वाली जो अब जुड़ रही है, ये खाली नहीं रहेगी। यानी इस बार अगर, ध्यान से सुनना अच्छी बात क्या है, इस बार अगर 22 फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे आते हैं, तो वो बैकलॉग वाली ही भरेंगे, आपकी ये नहीं छेड़ेंगे 24। तो आपके लिए यहाँ बहुत पॉजिटिविटी है। नॉर्मल बच्चों के लिए, साधारण बच्चों के लिए ये रेगुलर वाली सीटें सेफ रहेगी। इन 24 का यूज कब होना शुरू होगा? जब 23 से ज्यादा फिजिकली हैंडीकैप्ड आकर के दावा करेंगे। यानी अगर 24 फिजिकली हैंडीकैप्ड आएंगे ना, तो 23 तो पुराने वाली सीटें भरेंगे। पहले बैकलॉग भरी जाती है, ये भी नियम है। पहले बैकलॉग भरेंगे, ये भी नियम है। तो ये 24 में से एक कम और हो जाएगी, 23 बच्चे इस बार में से लगे फिर। तो इतने फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं है, क्योंकि सिर्फ हायरिंग हेड को ले रहे हैं। हाथ कटा हुआ, पैर कटा हुआ, कोई और प्रॉब्लम वाला इसको नहीं ले रहे। तो यूँ समझ लो, ये 24 सीटें आपकी सेफ है। अब आ जाओ एक्स सर्विसमैन। मुझे नहीं लगता एक्स सर्विसमैन भी कोई है, क्या है तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 10-5 इतने ही होंगे शायद। मैक्सिमम मेरे हिसाब से 10। मेरे पास आज तक किसी एक्स सर्विसमैन का फ़ोन ही नहीं आया, ना कोई मैसेज आया कि भाई मैंने एक्स सर्विसमैन से अप्लाई किया हुआ है।
तो ये 26 अनरिजर्व वाली आपके लिए ही है, चिंता मत करो। ये 15 भी आपकी, मतलब ये भर जाती तो कितना नुकसान होता वो सोचो। एक्स्ट्रा नहीं है, वो तो जितनी दिखा रहे हैं सीटें तो उतनी है। जैसे जयपुर डिस्को में अनरिजर्व की मान लीजिए 400 सीट दिखा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो 400 ही सेफ है, उस 400 में से ये 26 यूज नहीं होगी, कहने का मतलब ये है मेरा। एक्स्ट्रा नहीं है, कहीं आप ये सोचो कि उतनी वहां दिखा रहे हैं उसमें मैं ये 26 और जोड़ लूं, इतनी भी बात नहीं है। लेकिन इतनी सी बात है कि अब ये सारे के सारे क्षैतिज आरक्षण है। अगर बंदा मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भाई साहब ये ओपन कैटेगरी को जाएगी। उसके बाद में एज पर रिजर्वेशन रिजर्व कैटेगरी को जाएगी, जो भी नियम है वैसे ही। तो इसी तरह से आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन की 12 और इन सर्विस की 42 सीटें हैं। अब मैं आता हूँ इन सर्विस में हुआ क्या है और आपको नुकसान वगैरह या फायदा वगैरह क्या है। तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं इन सर्विस का मतलब क्या है। बहुत सारे बच्चों को तो पता नहीं, समझ में भी नहीं आया, कैसी कैसी गलतियां करी। इन सर्विस का मतलब होता है कि आप किसी निगम में काम कर रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हाँ जी हम लगे हुए हैं ना, फिर हम इन सर्विस वाले हैं। केस बताता हूँ अलग अलग जो आए थे। वीडियो को लाइक कर दिया गया, पहले तो ये बताओ। गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं भाई साहब, रुक नहीं रहे हैं, सांस लगातार नहीं ले रहे हैं। भी तो स्वार्थ होगा। ह्यूमन बीइंग इतना ही है कि हाँ, वीडियोज को सपोर्ट मिल रही है, इसलिए बिना लाइक किए देख रहे हो, तो फिर ये अन्याय कर रहे हो मेरे साथ। सबसे पहला केस, गुरुजी मैं ठेकेदार के पास काम कर रहा था और मैंने इन सर्विस में यस कर दिया, यानी प्राइवेट नौकरी कर रहा था जीएसएस पर। कहां पर? जीएसएस पर। और मैंने इन सर्विस में क्या भर दिया? यस। मैं मेरा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेकर जा रहा हूं साथ में, चलेगा क्या? पहला केस जो अभी तक हमने देखा। दूसरा केस, जैसा कि 2-3 मैंने देखा, वो अलग विभागों में काम कर रहे हैं। उन्होंने सिर्फ इतना देखा कि क्या आप ऑलरेडी सर्विस में हैं, उन्होंने ये नहीं देखा कि ऑलरेडी निगम में सर्विस में है क्या। तो अन्य विभाग में काम कर रहे हैं। और यहां पर क्या भर दिया उन्होंने? यस गुरुजी। केस नंबर 2। तीसरा केस, अन्य निगम में काम कर रहे हैं। अन्य निगम मतलब काम तो कर रहे हैं जयपुर में, अब लगना चाहते हैं जोधपुर डिस्कॉम में, तो यस भरा है। अब कोई कहेगा इनको तो यस ही भरना पड़ेगा ना, फिर ये काम कर ही रहे हैं। तीनों ही केस में आप इन सर्विस हो ही नहीं। तीनों ही केस में आप इन सर्विस नहीं हो। ये प्राइवेट है तो वो तो सरकारी की बात कर रहा है कि पहले से आप किसी डिस्कॉम में कोई एलडीसी यूडीसी ये वो कोई लगे हुए हो। ठेकेदार वाली नहीं पूछ रहा, अन्य विभागों की नहीं पूछ रहा था, वो निगम की पूछ रहा था। ऐसे 2-3 केस है जो कोई दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे, उन्होंने यस भर दिया। ठीक है, अन्य निगम में काम कर रहे थे, यस भर दिया आपने। अब यहाँ पे क्या गुरुजी उसमें लिखा हुआ था, आर यू ऑलरेडी इन सर्विस ऑफ पावर कंपनीज और निगम्स, उसमें इतना ही लिखा हुआ था, तो मैंने यस कर दिया। ये क्या है, इसमें केस में आता हूँ, ये भी फेल हो जाएगा, मतलब इन सर्विस एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर होता है तो क्या शर्तें रहेगी वो भी मैं बताऊंगा। पेमेंट कितनी मिलेगी, रिप्रोबेशन काटना पड़ेगा कि, वो भी है। ये अन्य निगम वाला क्यों नहीं एक्सेप्ट होगा मैं बताता हूँ। मान लीजिए कोई बच्चा जयपुर डिस्कॉम में लगा हुआ है, वो आना चाहता है या तो उत्पादन निगम में या जोधपुर डिस्कॉम में, क्या जी मेरा घर है जोधपुर डिस्कॉम के पास। तो अब देखो, ये जयपुर डिस्कॉम में तो पहले से ही लगा हुआ है। इन सर्विस कब कहलाएगा? जब इसको जयपुर डिस्कॉम का फायदा लेना हो तब। अब प्रायोरिटी भरते समय आपको नंबर 1 पे आपने आरवीएन भरा, नंबर 2 पे जेडीवीएन भरा, नंबर 3 पे तो जयपुर डिस्कॉम भरना ही नहीं है। इसमें तो आप पहले से काम कर ही, हाँ कोई है जो सेम निगम में लगना चाह रहा है, ऐसा भी मेरे पास केस है, वो भी मैं बताऊंगा आपको। लिख लेता हूँ पहले, है ना। सेम निगम में वापिस लगना चाह रहा था। और तीसरा, अगर इन सर्विस एक्सेप्ट हो जाता है तो शर्तें क्या रहेगी? ये 2 सवाल और बता, भूल जाता हूँ यार बोलते बोलते, है ना। अनुभव तो बहुत है पर ठीक है, चलने दो। तो
अब आपको तीसरे नंबर पे जयपुर तो भरना नहीं है, क्योंकि जयपुर में तो पहले से ही काम कर रहे हो। उसी पद पे दोबारा प्रोबेशन काटने, जीरो से शुरू करनी है नौकरी, कोई मजा थोड़ी आ रहा है। नहीं करोगे। कहाँ जाना चाह रहे हो? उत्पादन निगम में। अब ये बताओ, आप उत्पादन निगम में पहले से सर्विस में हो क्या? नहीं। तो इन सर्विस कैसे लागू हो सकता था? कहाँ जाना चाह रहे हो? जोधपुर डिस्कॉम में पहले से कार्यरत हो क्या? नहीं। तो इन सर्विस कैसे लागू हुआ? होगा ही नहीं। आपको इन सर्विस वाला नो करना था, क्योंकि मैं इस निगम में नहीं हूं। मैं इस निगम में नहीं हूं जहां मैं जाना चाह रहा हूं। फॉर्म भरते समय ये ध्यान रखना चाहिए था। अब कुछ हो सकता है क्या? अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको प्री में मेरिट के हिसाब से पास किया है भाई। इन सर्विस की मेरिट के हिसाब से, रेगुलर बच्चों की मेरिट के जैसे पास नहीं किया प्री में आपको। दोबारा बता रहा हूँ, सुनना ध्यान से। आपके मन में हो सकता है कई सारे सवाल आए, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ। आप जयपुर डिस्कॉम में है, तो फोरम में दोबारा जयपुर डिस्कॉम प्रायोरिटी पे तो भरना ही नहीं है, क्योंकि वहां तो नौकरी कर ही रहे हो। एक बच्चा है जो सेम निगम में वापस लगना चाह रहा है, तो उस ऐसे केस में क्या होगा वो मैं एग्जांपल दे दूंगा। लेकिन यहाँ सुनो, आप या तो उत्पादन में आ रहे थे या जोधपुर में आ रहे थे, इन दोनों ही निगम में आप काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि राजस्थान में इंटर डिस्कॉम ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है। जयपुर डिस्कॉम का बंदा जोधपुर में नहीं आ सकता, ट्रांसफर नहीं होता, म्यूचुअल ट्रांसफर भी नहीं होते। तो ये आपका इन सर्विस वाला नो करना था, और आपको ये तो अब जिसने जयपुर भरा और वो कहेगा मुझे उत्पादन दे दो, तो तेरे पे इन सर्विस वाला नियम तो लागू ही नहीं हुआ, कैसे दे देंगे आपको? ठीक है, बात खत्म हो गई मुझे लगता है। तो आधे से ज्यादा इन सर्विस वाले ऐसे भरे हुए थे फॉर्म, और उन सब का तो आउट होना ही पड़ेगा। सेम निगम में थोड़ी हो आप, उस निगम में नहीं हो, दूसरे निगम में हो आप। हाँ, उसी निगम में हो, उसी निगम में वापस लगना चाहते हो, तो आपको फायदा मिलेगा। इसमें विभाग को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आपको प्रोबेशन फिर से देना पड़ेगा। जैसे सेम निगम था, एग्जाम्पल के तौर पे कोई जोधपुर डिस्कॉम में लगा हुआ है, वापस जोधपुर डिस्कॉम ही ज्वाइन करना चाह रहा है, तो पहली बात, इसको प्रायोरिटी में सिर्फ एक ही डिस्कॉम भरना था, इन सर्विस यस करना था। प्रायोरिटी में आपका सेम डिस्कॉम बस एक नाम भरना था, बाकी दो डिस्कॉम भर ही नहीं सकते थे फिर आप, क्योंकि वो इन सर्विस के तहत मिलेंगे नहीं। ओपन मेरिट में पता नहीं प्री में आप आए कि नहीं आए, वो सारी डिटेल वहां से खंगाल के कौन लाएगा? डिपार्टमेंट कैंसिल करता है वहीं से। अब आप वापस वही निगम ज्वाइन करते हैं, ऐसा इस केस हमने देखा है, जो हमें कह रहे थे कि करना है, क्यों करना है वो तो वही जाने। अब ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में दो चीजें आएगी। एक, आपको प्रोबेशन ट्रेनी बोला जाएगा, 2 वर्ष का प्रोबेशन फिर से निकालना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक अच्छी बात आपके लिए अच्छी बात यह है कि वेतन आपको वर्तमान वाला लगातार वही मिलेगा, लेकिन वो फिक्स हो जाएगा। जैसे आज आपकी बेसिक है 19,200 रुपए, तो ये 2 वर्ष तक आपकी बेसिक नहीं बढ़ेगी। तो क्या तब तक नहीं बढ़ेगी जब तक आपकी काउंटेशन के अंतर्गत बेसिक इससे ऊपर नहीं निकल जाएगी, तब तक आपको, ये राज्य सरकार का नियम है, इसको बोलते हैं मिनिमम पे प्रोटेक्शन नियम। क्या बोलते हैं? मिनिमम पे प्रोटेक्शन नियम बोलते हैं। इसके अधीन आप एक नौकरी से दूसरी नौकरी में जाते हैं, तो वो मिनिमम पेमेंट आपको मिलती रहेगी जो पिछली भर्ती में मिल रही थी। तो आपको प्रोबेशन फिर से काटना पड़ेगा, लेकिन सैलरी जो अभी मिल रही है वो मिलती रहेगी, और वो 3 साल तक बढ़ेगी नहीं, बदलेगा नहीं कुछ भी। आपके दोस्तों की रेगुलर होने के बाद में, उसके बाद में जब आपकी कैलकुलेशन से आप ऊपर जाओगे, तब नई पेमेंट बढ़ करके आपको मिलेगी। मानकर चलो 3 साल पेमेंट नहीं बढ़े, 3 साल पीछे रह जाओगे जहां अभी नौकरी कर रहे हो। उसी डिस्कॉम को वापस क्यों ज्वाइन करना है ट्रांसफर के चक्कर में? ट्रांसफर तो हो जाएगा, आज नहीं तो कल हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा। नौकरी 3 साल पीछे जा रही है, और ये 3 साल वेतन आयोग में गैप कितना बड़ा होता जाएगा, समझिए बात को। प्रॉब्लम होगी भैया। इन सर्विस की शर्तें बता दी, हो गया। ठीक है, और अब है एक वो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन का। तो भाई इसके लिए आपको एकदम वैलिड वाला सर्टिफिकेट चाहिए। कोई स्कूल लेवल पर खेल लिया ऐसे नहीं चलेंगे। इतनी बातें थी। उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत कुछ समझाया है, मेहनत हम भी कर रहे हैं आपके साथ साथ। वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, लाइक जरूर करके जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।